हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारे स्टेट 2 में अकाउंटेंट की आप लोग की एग्जाम के लिए प्रैक्टिस टेस्ट मैं लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी कम टाइम रह गया है। बस आपके पास फाइनल रिवीजन आपका चल रहा होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको अच्छी तैयारी हो सके और स्पीड भी बढ़ सके। अभी जो पेपर मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही हूँ, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोग का अकाउंटेंट का ही एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इसी तरह की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वहाँ पर आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट में कहा था कि जीईएम है, इससे रिलेटेड आप लोग को ज़्यादा चाहिए हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट जीएसटी है, इस तरह के। तो टॉपिक वाइज़ रहेगा, जैसे कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए एक टॉपिक का। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देख रहे हैं आप, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। इसी तरह की आगे वीडियोज़ भी आप लोग के लिए आती रहेंगी। आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी व्यय का एक उदाहरण है। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, पुनः विक्रय के लिए खरीदे गए सामानों की लागत, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस, व्यापार के लिए ऋण पर ब्याज, एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन इंक्रीज लाइफ ऑन एन एग्जिस्टिंग एसेट। व्यय के परिणामस्वरूप मौजूदा संपत्ति का बढ़ा हुआ जीवन काल। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी व्यय का एक इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो मैंने पहले भी आप लोग को कई बार बताया है, क्लासेस की वीडियो में भी मैंने आप लोग को कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाया हुआ है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो लॉन्ग टर्म की एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, या लॉन्ग टर्म के नज़रिए से किया जाता है, रीसेल का पर्पस नहीं रहता है उसमें। तो यहाँ पर जो दे रखे हैं आपके, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन इंक्रीज लाइफ ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट। यानी कि जो अभी आपके पास एसेट है उसके जीवन काल, उसके लाइफ को बढ़ाने के लिए जो आप एक्सपेंस करते हैं, तो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लीज लैंड शुड बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी ऑल्दो द कंपनी डजंट ओन दिस पीस ऑफ लैंड, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पट्टे पर दी गई भूमि को कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाया जाना चाहिए, हालांकि कंपनी इस भूमि के भाग का मालिक नहीं है या कथन किस लेखांकन अवधारणाओं से संबंधित है। अब आप लोग को ये बिल्कुल नया सा क्वेश्चन देखने को मिला होगा, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं या अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स ने पढ़े हैं, उसमें इस तरह की कोई भी पॉइंट नहीं पढ़ा है आपने अभी तक। तो ये वाला जो है कि आपने लीज़ पर ले रखी है कोई जो लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, और उसको भी आपको दिखाना चाहिए। तो कौन-सा कॉन्सेप्ट ये कहता है, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। तो ये तो आपका जो है डेबिट और क्रेडिट या फिर अकाउंटिंग इक्वेशंस जो होती हैं, उस पर डिपेंड करता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, या फिर सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट है, या फिर टाइमिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पट्टे पे दी गई भूमि को कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाया जाना चाहिए, जबकि वो उसका भाग भी नहीं है। तो ये चीज़ हमें किस अवधारणा से या किस उससे पता चलती है, तो ये आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म अवधारणा है, उसमें ये बात कही गई है। तो ये नया सा क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, read with amendments thereto, who among the following is considered as a key managerial person। भारतीय कंपनी 2013 के कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रबंधकीय पूंजी के रूप में जाना जाता है। किसे कंसिडर किया जाता है एज ए मैनेजरियल पर्सन। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट एचआर, कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी की प्रबंधकीय कुंजी की तरह किसे माना जाता है, तो वो आपका कंपनी सेक्रेटरी होता है। कंपनी का जो सचिव होता है, उसको माना जाता है। कंपनी सचिव के बारे में आपने पढ़ा होगा, कौन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कंपनी अधिनियम 2013 में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का तात्पर्य कंपनी द्वारा नियुक्त शीर्ष अधिकारियों से, यानी कि जो उच्च स्तर पर जो टॉप मैनेजमेंट या टॉप पे लेवल पे काम कर रहे होते हैं कर्मचारी, इनमें संबंधिता प्रबंध निदेशक हो जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर से एमडी कहा जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, कंपनी सचिव है, और अधिनियम द्वारा परिभाषित अन्य शीर्ष स्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं। इन्हें जो है प्रबंधकीय कुंजी के रूप में जाना जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑप्शन में सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी दे रखा हो, बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो आप उनको भी देख लीजिए। मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी यानी कि सीईओ है, सीएफओ है, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर
इसके अलावा टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। तो बाकी भी किसी का नाम हो सकता है, सबको आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन जीएसटी लॉ इज़ ए भारतीय जीएसटी कानून है। डेवलपमेंट बेस्ड टैक्स है, डिविडेंड बेस्ड टैक्स है, ओरिजिन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे कहा जाता है, वो किस तरह का टैक्स है? तो ये आपका लक्ष्य आधारित है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। जीएसटी में यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम इन इंडिया follows a destination based tax model. This means that the tax is levied on goods and services based on the destination where they are consumed. यानी कि ये देखा जाता है इस टैक्स में कि कहाँ पर उन गुड्स को कंज्यूम किया गया है, अंतिम उपभोक्ता जो है अंतिम उपभोग उसका कहाँ पर किया गया है, rather than where they are produced. ना कि ये देखा जाता है कि उनका निर्माण कहाँ पर हुआ, मैन्युफैक्चर कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर कंज़्यूम जहाँ पर हो रहा है अंतिम अंतिम उत्पाद के रूप में, वहाँ पर उस पर टैक्स लगता है, ना कि वहाँ पर जहाँ पर उनका निर्माण हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता ही है कि जो प्रोडक्ट होता है उसके मूल्य में, उसके प्राइस में जुड़ा रहता है। तो फाइनली उसको जीएसटी जो है वो कौन पे करता है? हम और आप पे करते हैं, जो कंज़्यूमर हैं वही पे करते हैं डायरेक्टली, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स भी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ Limited balance sheet showed total assets as the 15 lakh and total liability of rupees 9 lakh. It has 2,50,000 shares outstanding and the shares are trading at rupees 12 per share. What is the market to book value for XYZ Limited? यहाँ पर कह रहा है कि जो XYZ Limited कंपनी है उसके तुलन पत्र यानी कि जो उसकी बैलेंस शीट है में उसकी जो टोटल एसेट है वो 15 लाख की है, कुल देयता जो टोटल लायबिलिटी है उसकी वो 9 लाख की है। इसमें 2,50,000 रुपए के शेयर बकाया हैं और शेयर 12 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं। XYZ लिमिटेड के लिए बाजार का पुस्तकीय मूल्य क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर आपको मार्केट टू बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको निकालने का तरीका कि फर्स्ट लेट द कैलकुलेट द बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है? यहाँ पर कैसे निकलती है? टोटल आपके जितने शेयर्स होते हैं उन्हें नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर दिया जाता है, आपको बुक वैल्यू पता चल जाती है। टोटल इक्विटी कैसे निकलेगी? क्योंकि आपकी यहाँ पर टोटल एसेट बताई थी और लायबिलिटीज बताई थी, कैपिटल बताई ही नहीं थी। तो कैपिटल कितनी है, उसकी इक्विटी कितनी है, हम एसेट में से लायबिलिटीज को लेस कर देंगे तो 6 लाख की हमको पता चल जाएगी कि उसकी इक्विटी कितनी थी। अब यहाँ पर हमको ये टोटल इक्विटी तो पता चल गई 6 लाख की और नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में ही दे रखे हैं, 2,50,000 के डिवाइड कर दीजिए तो 2.4 पर शेयर आपको यहाँ पर वैल्यू पता चल जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर आगे जो हम निकालेंगे, नाउ कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू पर शेयर। अब आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है। ₹12 पर शेयर क्वेश्चन में गिवन था, तो मार्केट वैल्यू मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो जो आपको निकालना है, तो पहले ऊपर रख दीजिए जो मार्केट वैल्यू है तो वो 12 है और नीचे जो बुक वैल्यू अभी आपने निकाली है, डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 5। सो द मार्केट टू बुक वैल्यू फॉर XYZ लिमिटेड इज़ 5। टू बुक वैल्यू का मतलब ये था कि आपको रेशियो में बताना था कि उनके बीच में आपस में रेशियो क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व किया हमने इस क्वेश्चन को? हमने पहले ये निकाला कि उसकी बुक वैल्यू का कितनी है, तो जो आपके शेयर्स दे रखे हैं, तो उसको पहले हमें निकालना पड़ेगा। शेयर्स कैसे निकलेंगे? तो हमारी जो टोटल एसेट दे रखी थी, उसमें से हम लेस कर देंगे अपने दायित्वों को, तो हमें पता चल जाएगा इक्विटी कितनी है। उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे, तो हमको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद अपने फॉर्मूले में रख के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVA also referred to as economic profit attempts to capture the true economic profit to a company. The term EVA stand for EVA को कंपनी के वास्तविक आर्थिक लाभ को अधिकृत करने के लिए आर्थिक लाभ प्रयासों के रूप में भी जाना जाता है। EVA शब्द का अर्थ क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, अर्निंग्स वैल्यू एनालिसिस है, एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस है। तो यहाँ पर जो EVA है उसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। करेक्ट आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। होता क्या है थोड़ा-सा इसमें देख लीजिए कि ईवीए का मतलब होता है आर्थिक मूल्य संवर्धन, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये एक वित्तीय मापी है जो पूंजी की लागत के हिसाब से अवशिष्ट आय की गणना करके किसी कंपनी की लाभप्रदता को मापता है। यानी कि ये क्या देखने का काम करता है, ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जिससे आप मेज़र कर पाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी किसी कंपनी की, किस क्या कैलकुलेट करके उसकी जो रेज़िडुअल इनकम है, उसकी जो अवशिष्ट आय है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी जो पूंजी की लागत है वो कितनी है, उसके बेसिस पे आप इसको निकाल पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A telecom services provider company receives a refundable deposit from customers at the time of issuing the SIM card to new customers. The average customer stays with the initially 4 years, which would be the correct accounting treatment of such deposit in the financial statement of a telecom service provider company. एक दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी नए ग्राहकों को सिम कार्ड जारी करते समय ग्राहकों से वापसी योग्य जमा प्राप्त करती है। औसतन ग्राहक 4 साल की इकाई के साथ बना रहता है। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी के वित्तीय विवरणों में इस तरह के जमा का सही लेखांकन उपचार कौन सा होगा? यानी कि आप इसे किस तरह ट्रीट करेंगे, ये क्या होगी? इनकम होगी, आय होगी, कैपिटल, पूँजी, लायबिलिटीज़ देयता या फिर एसेट संपत्तियाँ। तो ये किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? ये लायबिलिटी होगी, दायित्व की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा था कि एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, अपने जो न्यू उसके कस्टमर्स होते हैं, को सिम कार्ड जो होती है वो जारी करते समय ग्राहकों से वापसी योग्य जमा प्राप्त करती है कि एक ऐसी चीज़ मतलब आपने अमाउंट जमा किया है और अगर जो है वापस करेंगे तो वहाँ पर आपको रिफंड हो जाएगा, वो जितना अमाउंट आपने जमा किया होता है वो आपको वापस मिल जाता है। औसतन ग्राहक 4 साल की इकाई के साथ बना रहता है, यानी कि जो एवरेज कस्टमर है उनका वो कम से कम 4 साल तक उनके पास रहता है। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी की वित्तीय अब वो 4 साल तक जो उनके पास जमा है आपके पैसे जिनको उनको लौटाना होता है, तो वो पैसों का को किस तरह से एक कंपनी के अकाउंट से दिखाया जाएगा। तो वो एक तरह से कंपनी की लायबिलिटी है क्योंकि उनको वापस करना है। एसेट नहीं है उनकी क्योंकि उनको वो चीज़ आपको रिटर्न करनी होती है, इसलिए वो लायबिलिटी देयताओं की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देख रहे होंगे कितने सिंपल से क्वेश्चन को कितने घुमाकर पूछा गया है, बस एग्जाम में आपको क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है आपसे। नेक्स्ट है यहाँ पर इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस नगद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि में मूल्यह्रास व्यय सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ में से घटाया जाता है, एडेड टू नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है, डिवाइडेड टू नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ से विभाजित किया जाता है या फिर मल्टीप्लाइड टू नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ से गुणा किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नकद प्रवाह विवरण में मूल्यह्रास व्यय जो होता है उसको आप किस तरह ट्रीट करेंगे? तो उसे हम क्या करते हैं एडेड टू नेट प्रॉफिट उसे हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है इसकी डायरेक्ट मेथड भी होता है, इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें तुम सेल्स से लेकर चलते हैं और जो इनडायरेक्ट मेथड होता है वहाँ पर हम प्रॉफिट से चलते हैं। तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की जाती हैं, लेस की जाती हैं। तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उनको ऐड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है in India, under which of the following heads income earned by a club from letting out of furnished rooms to its member is chargeable? यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आय के तहत वर्णित किया जाता है कि जहाँ भारत में एक क्लब द्वारा सुसज्जित कमरों को उसके सदस्यों को शुल्क दिया जाता है जिसे आय के तहत व्यवहार किया जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में, सैलरी इनकम में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये किस इनकम के हेड में इसको शामिल किया जाता है जहाँ पर कि एक क्लब द्वारा सुसज्जित कमरों को उसके सदस्यों को शुल्क पर दिया जाता है यानी कि जो उसके सदस्य हैं के मेंबर्स होते हैं तो वहाँ पर वो फुली फर्निश्ड साथ समझिए जो रूम्स होते हैं उनको वो शुल्क पर फीस पर प्रोवाइड करा रहा है, फ्री प्रोवाइड नहीं करा रहा एज ए एक होता है ना लाभ भत्ते तो उसके तौर पर नहीं करा रहा है। तो वो किसमें शामिल किया जाता है तो उसे हम कहाँ शामिल करते हैं उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल करते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेशियो एनालिसिस कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड एज अनुपात विश्लेषण में नियोजित पूंजी की गणना इस प्रकार की जाती है। यहाँ पर कह रहा है कि जब हम रेशियो एनालिसिस में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे होते हैं क्योंकि रेशियो एनालिसिस में कई तरह के रेशियोज आप लोग निकालते हैं तो वहाँ पर हम जो कंप्लीट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल रहे होते हैं तो उसमें हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना लाभ हुआ है प्रॉफिट हुआ है उसके अकॉर्डिंग उस भी रेशियो को निकाला जाता है। तो वहाँ पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते हैं कि कितनी पूंजी जो है वो किसी भी वर्ष में किसी कंपनी में लगाई गई है। तो उसको कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ पर उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है तो टोटल एसेट में से हम करंट लायबिलिटी को लेस कर देते हैं, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये कई अलग-अलग तरह से होती है, ग्रॉस पर भी होती है, नेट पर भी होती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा गया, तो सिंपल सा आप अपना यही वाला फॉर्मूला जो है ऑप्शन डी वाला वही फॉर्मूले को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following current asset represent amounts due from customers for which revenue has been recognized? निम्नलिखित वर्तमान संपत्तियों में से कौन ग्राहक द्वारा देय राशि को दर्शाती है जिसके लिए राजस्व को स्वीकार किया जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इन्वेंट्रीज है, अकाउंट रिसीवेबल्स है।
क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राहक द्वारा इसमें कौन सी वर्तमान यानी कि जो चालू संपत्तियां यानी कि आपके करंट एसेट की बात की जा रही है, जो ग्राहक द्वारा देय राशि यानी कि जो कस्टमर है आपका उसको वो राशि उसको वो अमाउंट आपको चुकता करना है या फिर आपको पे करना है, जिसके लिए राजस्व को स्वीकार यानी कि आप रेवेन्यू को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर कौन सा होगा, अकाउंट रिसीवेबल हो जाता है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको पे करना है तो अकाउंट पेएबल हो जाता है और अगर आपके कस्टमर है वो तो अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है क्या, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। क्या क्या चीजें दे रखी हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है 8,25,000 का, कैरेज इनवर्ड है 75,000 का, कैरेज आउटवर्ड है 50,000 का, सैलरी टू द ऑफिस स्टाफ है 20 लाख की, रेंट रिसीव्ड है 25,000 का, अदर एक्सपेंसेस है 1,25,000 की। तो आपको निकालना क्या है, आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ चीजें ऐड की जाएंगी और कुछ चीजें लेस की जाएंगी। क्या चीजें हम ऐड करेंगे, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख लीजिए 8,25,000 का, उसमें हम रेंट रिसीव जो हमको हुआ है उसको ऐड कर लेंगे तो हमारा 8,50,000 बन जाएगा। अब लेस करने के बारी आएगी तो यहाँ पर सिर्फ कैरेज आउटवर्ड शामिल किया जाएगा, क्योंकि कैरेज इनवर्ड जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट जो आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ पर जो आप बना रहे हैं ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है। तो कैरेज आउटवर्ड हो जाएगा 50,000 का, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ है 2 लाख की और अदर एक्सपेंसेस है 1,25,000 के। इन तीनों को ऐड करके आप लेस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका टोटल आएगा 3,75,000 का। तो यहाँ पर इस तरह समझिए 8,50,000 पूरा हो गया हमारा। अब इसमें हमें लेस करने वाले आइटम से दे रखे हैं 3,50,000, 75,000 के लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,75,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको निकालने का तरीका क्या था, बस सिंपल सा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। ये जो इस तरह से लिखा हुआ है, आपको सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था कि कैसे बनता है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इस साइड हो जाता है और इधर हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम दिखाते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। उसके बाद ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल जो आएगा यहाँ पर बैलेंस निकल करके आ जाता है, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता है और इस तरह से ये अकाउंट आपका बन जाता है। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा क्वेश्चन तो आपको अकाउंट बनाने की नीड नहीं, डायरेक्ट आप ऐड करके लेस कर लीजिएगा जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a trader had 1,400 units in opening stock of finished goods, purchased 55,000 finished units during the year, lost 5,000 finished units to theft, sold 25,000 units, and took 7,200 finished units for home for personal purposes, for how many units of closing stock of finished goods will his profit and loss statement show valuation? यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि एक व्यापारी के पास तैयार माल के प्रारंभिक रहतिये में 1,400 इकाइयां थी, वह वर्ष के दौरान 55,000 तैयार इकाइयों को खरीदता है, 5,000 इकाइयां चोरी की वजह से नष्ट हो जाती हैं, 25,000 इकाइयां बेच लेता है और निजी उद्देश्यों के लिए 7,200 तैयार इकाइयां घर ले जाता है। अंतिम रहतिये के लिए तैयार माल की कितनी इकाइयों को उनके लाभ और हानि विवरण मूल्यांकन के तहत दिखाएगा। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको माल की कितनी इकाइयों को उनके लाभ और हानि विवरण मूल्यांकन के तहत उसने दिखाना है। स्टॉक की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसको हम, सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन में गिवन है टोटल यूनिट्स अवेलेबल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, यानी कि जो आपके पास ओपनिंग में था और जो आपने अब परचेज किया, तो कितना था, क्वेश्चन में गिवन है 1,400 प्लस 55,000, तो 56,400 यूनिट्स हो जाएंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल यूनिट्स जो अवेलेबल है उसमें से माइनस आप करेंगे जो यूनिट आपने सोल्ड कर दिए, बेच दिए, प्लस यूनिट आपने जो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले यानी कि जो ड्राइंग करी है आपने या फिर जो चोरी हो गया, उन तीनों को ऐड करके आप टोटल यूनिट्स में से लेस कर दीजिए तो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल आता है। यहाँ पर 56,400 है, 25,000 का प्लस 7,200 और यहाँ पर 5,000, सबको ऐड कर लीजिए। यहाँ पर लेस करेंगे तो 19,200 यूनिट आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चाहे तो आप अकाउंट बना करके भी निकाल सकते हैं या सिंपल सा सबसे पहले अवेलेबल यूनिट्स निकाल लीजिए जो परचेजेस ओपनिंग स्टॉक को ऐड करके आ जाएंगी। क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचना है तो बीच में जो कुछ भी वहां पर आपने सेल कर दिया होगा या जो है चोरी हो गया है या आपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है या खराब हो गया है तो उसको हम लेस कर देंगे, बचा हुआ हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अपने। चलिए नेक्स्ट है, an income statement is a financial statement that summarizes the revenues, costs and expenses incurred during a specific period of time. Income statement is also known as, एक आय विवरण एक वित्तीय विवरण है जो एक विशिष्ट अवधि के दौरान राजस्व, लागत और व्यय का सार देता है।
आय विवरण को इस नाम से भी जाना जाता है। प्रॉफिट अकाउंट है, रेवेन्यू स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक इनकम स्टेटमेंट है जो कि आप विशिष्ट अवधि के एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको इनकम बता रहा है, कॉस्ट बता रहा है और एक्सपेंसेस का एक समरी दे रहा है। तो आप इस आय विवरण को और किस नाम से भी जानेंगे ये कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहेंगे, जो कि हमको ये सारी चीज़ें बताएगा कि रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट और एक्सपेंसेस हमारे कितने आए हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। जब भी प्रॉफिट और लॉस को बताने की बात की जा रही हो तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आपको प्रिपेयर करना है और इसको हम और अलग-अलग नामों से भी जानते हैं, जिसमें कि आपको ये एक इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, according to Ministry of Corporate Affairs under accounting records and accounting standards, companies in India are mandated to prepare their statement of profit and loss in conformance with लेखांकन अभिलेख और लेखा मानक के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार भारत में कंपनियों को लाभ और हानि के विवरण तैयार करने के लिए अनिवार्य है। मॉडिफाइड कैश बेसिस, टैक्स बेसिस, एक्रूअल बेसिस या फिर कैश बेसिस, यानी कि किस आधार पर उनको तैयार करना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। क्या चीज़ तैयार करने की बात हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो होता है वो तैयार करने की बात हो रही है, तो वो आपका अक्रूअल बेसिस पे तैयार किया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं थोड़ा-सा इसके बारे में, ये जो मेथड होता है, इसमें क्या रहता है कि जो आपकी इनकम हुई है, जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं, इनको मैच करने की बात की जा रही होती है। चलिए नेक्स्ट है, अंडर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। किस लेखांकन सिद्धांत के तहत वस्तु सूची लागत या वास्तविक मूल्य पर समादृत है जो भी न्यूनतम हो? प्रूडेंस है, ड्युअलिटी है, मटेरियलिटी है या फिर कंसिस्टेंसी है? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है, कौन सा लेखांकन सिद्धांत है जो जिसमें कि इन्वेंट्री जो होती है उसको आप लागत या वास्तविक मूल्य पर दिखाते हैं, यानी कि कॉस्ट या फिर रियलाइजेबल वैल्यू जो होती है उनमें से दोनों में से जो कम होता है उसके बेसिस पे दिखाते हैं, तो ये आपका प्रूडेंस हो जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। होता क्या है, तो ये देख लीजिए कि प्रिंसिपल क्या बताता है। The principle under which inventory is valued at cost or realizable value, whichever is less, is known as the principle of conservatism or prudence। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रूढ़िवादिता की अवधारणा है उसमें उसके तहत ही क्या होगा कि आपको अपने जो इन्वेंट्री होती है उसमें जो भी कम होगा लागत मूल्य या बाजार मूल्य उस पर आपको दिखानी होती है। अब रूढ़िवादिता की अवधारणा में और बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि वाली भी आ जाती है कि लाभ की प्रत्याशा ना करें और भविष्य में होने वाली हानियों का प्रावधान करें। इसके बारे में भी होता है कि अब फ्यूचर में हमें हानि होगी या लाभ होगा, ये देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें फ्यूचर में जो हानि हो सकती है, उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहें। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, उसको एक प्रूडेंस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी ज़ोर से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेट वर्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द एक्सेस ऑफ इट्स टोटल एसेट ओवर। किसी संगठन के कुल मूल्यांकन का अर्थ इनमें से किसके ऊपर उसकी कुल संपत्तियों की अधिकता है। तो नेट वर्थ निकालने के लिए टोटल एसेट के साथ-साथ हमें और कौन सी चीज़ चाहिए होगी, जो या फिर सिंपल से समझिए नेट वर्थ का फ़ॉर्मूला पूछा जा रहा है। टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल लायबिलिटीज़, टोटल कैपिटल। तो सिंपल सी बात है, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज़ चाहिए हैं हमको नेट वर्थ निकालने के लिए। तो एक आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फ़ॉर्मूला क्या है ये देख लीजिए, नेट वर्थ इज़ इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज़, यानी कि टोटल लायबिलिटीज़ के ऊपर कितनी एक्सेस है एसेट, वही आपकी नेट वर्थ बताएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। कौन सा वित्तीय विवरण कंपनी की लाभप्रदता को दर्शाता है? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट बताएगा लाभप्रदता को? बहुत ही आसान सा है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दे रखा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट दे रखा है। इनकम स्टेटमेंट बताता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है आपका, बैंक रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। समाधान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? डेटर, बैंक, बिजनेस, क्रेडिटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कौन तैयार करता है? जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, तो पहले भी मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया है कि ये जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं उसका एक हिस्सा नहीं होता है, इसे जो कस्टमर होता है वो प्रिपेयर करेगा अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि बैंक बैलेंस जो होता है यानी कि जो कैश बुक जो होती है उसमें जो बैंक कॉलम होता है और जो आपकी पासबुक होती है, दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस को मिलाने के लिए इसको तैयार किया जाता है। तो कौन तैयार करता है यहाँ पर? जो बिजनेस होगा, जो व्यापार है
जिसका व्यापार है, जो बिज़नेस होल्डर है, व्यापारी है, ओनर है, वो तैयार करता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। तो आज के वीडियो में आपके ये वाला पेपर जो बिहार में अकाउंटेंट का हुआ था, वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह रिपीट प्लस सी में जो ऑडिटर का पेपर आया था, वो भी मैं आप लोग को सॉल्व कराऊँगी, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्पेशली इसमें देखे होंगे कि किस लेवल के पूछे गए हैं। तो उनको भी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो आगे वीडियोज़ आएँगी, तो जैसे कि आप लोगों ने कहा कि अलग-अलग टॉपिक वाइज़ आपको वीडियोज़ चाहिए हैं, तो आगे हम टॉपिक वाइज़ इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर से कर लेना है और वीडियो को प्लीज़ हाइप कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए ग्रुप्स में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।